प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा, कक्षा 10 साइंस क्लास की कई दिनों से आपको घर बैठे ही वीडियो के माध्यम से कक्षाएं उपलब्ध करा रहा हूं। अगर इसमें कहीं कोई डाउट आपको आता हो तो आप उसे कमेंट्स के द्वारा क्लियर कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक ध्यान से देखें। देखिए, मैं आपको कल से मानव पाचन तंत्र के बारे में बता रहा हूँ, मनुष्य में पोषण के बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले आपको कुछ थोड़ा सा लिखना होगा। मैंने कल भी आपको वर्बली बता करके छोड़ दिया था थोड़ा। आज से मैं आपको लिखित में देना चाहूँगा, तो आप पॉइंट्स लिखना शुरू करेंगे कि हमारा ये जो शरीर है लगभग 10 लाख खरब कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। ये बात मैं आपको पहले लिख चुका था, लेकिन अपन यहाँ से लिखेंगे कि हमारा यह शरीर लगभग 10 लाख खरब कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। शरीर की संरचना के बारे में मैंने आपको बता दिया था। कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतकों से अंग, अंग से अंगतंत्र और कई सारे अंगतंत्र मिलकर के शरीर की संरचना होती है। ये हमारा जो शरीर है एक प्रकृति की अद्भुत और बहुत जटिल संरचना है। हमारा शरीर प्रकृति की अद्भुत एवं जटिल संरचना है। जटिल इसलिए कहा गया है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे अंग मिलकर के तब इसका निर्माण होता है। शरीर की जो मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। शरीर के निर्माण में शरीर की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई की प्रमुख भूमिका होती है। कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र और कई सारे अंगतंत्र मिलकर के शरीर बनता है। ये हमारे शरीर की क्या होती है, संरचना के लिए होता है। अब प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग प्रकार का जो अंग होगा उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं होंगी। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह मिलकर के क्या बनाता है, ऊतक बनाता है। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह मिलकर ऊतक का निर्माण करता है। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह मिलकर ऊतक का अलग अलग प्रकार
प्रकार की कोशिकाएं होती है। देखने वाली कोशिकाएं अलग होती है, सूंघने वाली कोशिकाएं अलग होती है, सुनने वाली कोशिकाएं अलग होती है, पाचन क्रिया में काम आने वाली कोशिकाएं अलग होती हैं। तो ये सारी मिल करके और अलग अलग कोशिकाएं अपने अलग अलग विशिष्ट कार्य को संपादित करने के लिए एक तंत्र का निर्माण करती हैं और ये सभी तंत्र आपस में मिल करके और शरीर की संरचना कर देते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब मनुष्य में जो पोषण की बात आ रही है आपके सामने कि भाई मनुष्य पोषण किस तरह से करता है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आहार नाल, हमारी जो आहार नाल है वो मुंह से लेकर के गुदा द्वार तक चलती है। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये हमारा मुंह है, मुंह से लेकर के और मल द्वार तक ये लगभग 8 से 10 मीटर लंबी नलिका होती है। तो मैं उसको भी यहाँ लिखना चाहूंगा कि आहार नाल मुंह से लेकर मल द्वार तक, जहां से अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाला जाता है, आहार नाल मुंह से लेकर के मल द्वार तक लगभग कुछ एक पुस्तकों में 9 मीटर भी बता रखा है, कुछ एक पुस्तकों में 10 मीटर भी बता रखा है, इसलिए औसतन से 8 से लगभग में कह करके 8 से 10 मीटर बताया है कि मल द्वार तक लगभग 8 से 10 मीटर लंबी लंबी क्या होती है, ये नलिका होती है। और इसके विभिन्न भाग आपको दिखाई दे होंगे। भोजन एक बार हमारे मुंह के अंदर से प्रवेश यदि कर गया तो फिर वो पचने के बाद इस मल द्वार के द्वारा ही यहाँ से भोजन की एंट्री एक बार यदि यहाँ हो जाती है तो उसके पश्चात ये भोजन पच करके और पूरी आंतों में से घूमता हुआ हमारे शरीर में, जैसे मान लीजिए मैं आपको इसका इंडिकेटर रास्ता और दे देता हूँ। पूरे शरीर में से घूमता हुआ मल द्वार के द्वारा बाहर निकलता है। ये 20 सेंटीमीटर लंबा होता है मल द्वार। कितना सेंटीमीटर होता है? 20 सेंटीमीटर मलाशय होता है और 3 सेंटीमीटर का मल द्वार होता है। ये मैं सारी चीजें आपको नाम की दिखाऊंगा। अभी मैं इसको डिटेल से जब पढ़ाऊंगा तो आपको एक एक चीज की सारी नाम बताऊंगा। बाहुबली बड़ी आंत कितनी बड़ी होती है, अनप्रस्थ बड़ी आंत कितनी बड़ी होती है, आरोही बड़ी आंत कितनी होती है, छोटी आंत कितनी लंबाई की होती है, अग्नाशय के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां होती है और पित्ताशय के द्वारा पित्त रस निकलता है। लीवर हमारा क्या क्या काम करता है, ऑक्सीजन की कोशिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है, एक्सियल कहाँ होता है, वजन कितना रहता है। थोड़ा सा डिटेल तो मैंने कल भी डाला था, आपने मेरे हिसाब से इसको लिख लिया होगा। अब मैं आपको आगे बढ़ाऊं, पाचन तंत्र की ओर ले जाऊं। अगर आपने इसे लिख लिया हो और नहीं लिखा हो तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चित्र तो बना हुआ है और फिर बना दूंगा, देखिए। अब आप पॉइंट डाल दो पाचन तंत्र। मनुष्य में पोषण लिख रखा है और पॉइंट डालेंगे आप पाचन तंत्र। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। आपकी पुस्तक से भी पढ़ करके बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखिए तो क्या क्या लिखा हुआ है। भोजन के द्वारा शरीर को क्या मिलती है, इस बात को सब जानते हो कि भोजन के द्वारा शरीर को ऊर्जा मिलती है। भोजन के द्वारा क्या मिलता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। भोजन में हम जानते हैं कि भोजन के सारे अवयव, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, क्या नाम से खनिज लवण है, वसा है, शुद्ध जल है, ये सारी की सारी चीजें मिल करके और भोजन में समाई हुई रहती है। लेकिन ये सारे के सारे एक जटिल अवस्था में होते हैं। कैसी अवस्था में होते हैं? जटिल अवस्था में होते हैं। इन्हें पाचन क्रिया के द्वारा क्या किया जाता है?
इनको पाचन क्रिया के द्वारा सरल बनाया जाता है, क्योंकि हमारा शरीर है ना, ऊर्जा की आवश्यकता तो है और वो हमें भोजन से मिलता है। ऊर्जा तो कोयले से मिलती है, ऊर्जा पेट्रोल से मिलती है, लेकिन हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारा शरीर है, जो कोयला खाकर के ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकता, पेट्रोल के द्वारा भी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकता। अन्यथा पेट्रोल डलवाओ, जिस तरह से हमारे यातायात के साधन चलते हैं इस तरह से, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा शरीर अनुकूलित है केवल भोजन को, जिसमें ये सारे अवयव मौजूद हो, उसको सरलीकृत करके और उपयोग में लेना है, यानी उससे ऊर्जा निकालने में सक्षम है। यदि मान लीजिए हम बढ़िया से बढ़िया भोजन बना करके यातायात के साधन को बस में रख दें, क्या बस चलने लग जाएगी? नहीं, वो उसके अनुकूलित है, उसमें उसी प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करने के यंत्र लगे हुए हैं। हमारे शरीर में भोजन को, जो स्वकोशियों के द्वारा बनाया हुआ भोजन है, आपने पहले वाले उसमें देखा होगा, उसी को हम प्राप्त करके और क्या कर सकते हैं? ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, उसको पचा सकते हैं। तो मैं यहाँ एक बात लिखना चाहूंगा कि भोजन के द्वारा शरीर को ऊर्जा मिलती है। यहां से लिखना शुरू करो, भोजन के द्वारा शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक बात। दूसरा, भोजन में क्या क्या चीजें होती है? उसमें भोजन में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, चलो उससे पहले वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, शुद्ध जल, विद्युत। अब ये होता किस अवस्था में है? जटिल अवस्था में होते हैं। तो अपन यहीं लिख लिया अगर चाहें तो कि जल आदि जटिल अवस्था में विद्यमान होते हैं। पाचन तंत्र के द्वारा या पाचन तंत्र के अंगों के द्वारा इन सब जटिलों को सरलीकृत किया जाता है। पाचन तंत्र के सभी अंग मिलकर इन्हें सरलीकृत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको सरलीकृत कर देते हैं। अब आपको एक बात यहां ध्यान रखने की है कि इस पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग सम्मिलित हैं। अब पाचन तंत्र में सम्मिलित प्रमुख अंग मैं आपको यहां लिख करके बताता हूं। पाचन तंत्र में सम्मिलित प्रमुख अंग, मुंह से ही शुरू करो। तो सबसे पहले तो मुंह, सबसे पहले बोलते हैं मुंह में ही तक है। मुंह में ही ये सब जो आधा काम हो जाता है। उसके बाद ग्रसनी होती है, जो यहां मैंने ग्रास करी और ये ग्रसनी होती है। देखिए, मुंह नंबर 2, ग्रसनी नंबर 3, ग्रास नली नंबर 4। मुंह में से ग्रसनी, ग्रसनी में से ग्रास नली में, और ग्रास नली के बाद चौथा अंग कहाँ जा रहा है हमारा? आमाशय। कौन सा आ जाता है चौथा? आमाशय आ जाता है। छोटी आंत आ जाती है, बड़ी आंत आ जाती है, फिर उसके बाद में क्या आ जाता है?
बढ़िया के बाद मलय से आ जाता है मल द्वार, अगर ये सारी चीजें तो मलय यहाँ आप आमय से लिखो, आमय से यकृत ग्रंथि में आ जाएगा, छोटी आंत ले लो, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार, आदि। ये क्या हुए अंग हुए। अब देखिए इसमें अंगों के साथ साथ कुछ ग्रंथियां भी शामिल हैं, और वो कौन कौन सी ग्रंथि हैं, उन ग्रंथियों की भी हमारी पाचन क्रिया में मुख्य भूमिका होती है। जब हम पूरा का पूरा क्या नाम से वो बना करके चलेंगे तभी तो हमारा काम पूरा हो पाएगा। सबसे पहले अब यहाँ पाचन तंत्र में सबसे प्रमुख अंग, और दूसरा पॉइंट बना लो कि पाचन आपको ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी। पाचन तंत्र में सम्मिलित ग्रंथियां, देखिए मुंह से ही लिया, सबसे पहले तो लार ग्रंथि, फिर उसके बाद में यकृत ग्रंथि, और उसके बाद अग्नाशय ग्रंथि। ये क्या है भाई? ग्रंथियां जो क्या करती है, भोजन के पाचन आदि में काम करती हैं। अग्नाशय अंतःस्राव और बहिस्राव दोनों प्रकार की होती है। तो देखिए पाचन तंत्र में सम्मिलित ग्रंथियां हैं, नंबर 1 लार ग्रंथि, वो कितने प्रकार की है वो बताऊंगा, तो मधु जीवा और ग्रसनी वाली जो भी है लार ग्रंथि। नंबर 2 यकृत ग्रंथि, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, और तीसरी अग्नाशय ग्रंथि। इसके अलावा कुछ एक इनके द्वारा निकाले जाने वाले हार्मोन्स हैं, एंजाइम हैं, ये भी क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में पाचन क्रिया का काम भी करते हैं। पोषण नाल के नाम से ये 8 से 10 मीटर लंबी जो नलिका है, इसको पोषण नाल के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए टॉपिक है हमारा मनुष्य में पोषण। आहार नाल को इसका लिख लो, आहार नाल को पोषण नाल के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप नोट कर लें। अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ाऊं पॉइंट को, या स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। है छोटे बच्चों में भी यहीं पर रक्त का निर्माण होता है, बड़काओं का निर्माण ही यहीं पर होता है। आगे देखिए, अब मैं आपको आगे ले सकता हूँ, यहाँ तक की बात आपकी क्लियर हो गई। अब इस आहार नाल के क्या क्या कार्य हैं उसके बारे में आपको मैं पॉइंटों के माध्यम से लिखवा दूँ। ये आपका जो एक एक पॉइंट बढ़ता जा रहा है, ये समझिए आपका एक एक प्रश्न बन रहा है। इसे आपको प्रश्नों के माध्यम से समझना चाहिए। जो भी पॉइंट बनता जा रहा है वो सारा प्रश्न बन रहा है। जैसे पाचन तंत्र, अभी मैंने लिखा था पाचन तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है, पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग सम्मिलित हैं, पाचन तंत्र में कौन कौन सी ग्रंथियां सम्मिलित हैं, ठीक है। यह पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तो आपके सामने चित्र ये हो जाएगा, नामांकित चित्र हो गया। और देखिए आगे, अब आप लिख लो पोषण नाल के प्रमुख कार्य क्या है। पॉइंट डालो, पोषण
नाल के प्रमुख कार्य। पोषण नाल के प्रमुख कार्य क्या क्या है? सबसे पहली बात तो जो भोजन हम खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा, है ना, इनसे युक्त, इस भोजन को सरलीकृत करके पचाना पहला काम है। तो आहार को सरलीकृत कर पचाना, पहला पॉइंट लिखो, आहार को सरलीकृत कर पचाना पहला काम। कि भाई आहार जो भी हम खा रहे हैं उसे सरल करके क्या कर देना, पचा देना। फिर पचित आहार का अवशोषण करना। दूसरा लिख लो, पचित आहार का अवशोषण करना। फिर नंबर 3, तीसरे नंबर पे आप लिख लो कि आहार को मुख से लेकर के मलद्वार तक पहुंचाना, गति करवाना, ये भी आहार नाल का काम होता है। आहार का मुंह से लेकर मलद्वार तक क्रमाकुंचन गति द्वारा, क्रमाकुंचन गति कराना। ये भी इसी का काम है। अगर मान लीजिए ये नहीं, भोजन अगर आंतों में चले नहीं तो वहां का वहां रुक जाए, फंस जाएगा भोजन और व्यक्ति मर जाएगा। उसके अलावा क्या करता है कि जो भी ग्रंथियां पाचक रसों का निर्माण करती है उसको सरलीकृत करके और पचाने और अवशोषण करने में मुख्य भूमिका निभाने का काम भी करती है। पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित रसों का सरलीकरण एवं अवशोषण, ये भी आहार नाल का ही काम भाई। उसको सरलीकरण कर लेंगे और अवशोषण कर देंगे। पेशियों में संकुचन करना और विस्तार करना ताकि भोजन क्या हो सके, आगे बढ़ सके। आहार नाल पेशियों में संकुचन और विस्तार, संकुचन और विस्तार करने के माध्यम से तो भोजन क्या है, गति करता है, उसी से तो आगे बढ़ता है भोजन। और विभिन्न स्तरों पर संवर्णी पेशियां पचित भोजन, भोजन रस और अपशिष्ट पदार्थों को क्या करती है, गति प्रदान करती है। संवर्णी पेशियों द्वारा पचित भोजन, रस आदि का अवशोषण, गति आदि कार्य आहार नाल द्वारा किए जाते हैं। अब आप देखिए, यहां तक की बात हो गई। अब अपन
पाचन में जो प्रयुक्त होने वाले अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा मुंह है। मुंह से ही हम शुरू करेंगे। मुंह में क्या क्या होता है और मुंह किस तरह से हमारे भोजन का पाचन करता है, आप इसे लिख लें एक बार। अगर आपने लिख लिया हो या स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसे मिटा देता हूं ताकि आगे बढ़े। देखिए, सबसे पहले अपन लेते हैं मुंह को लेते हैं। पाचन अंग, और पाचन अंगों में सबसे पहले आप आ जाओ नंबर 1 पर मुंह है, या मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक लाइन काम आ जाएगी। सबसे पहले मुंह को शुरू। अब देखिए मुंह के बारे में, आहार नाल का आगे का भाग है ना, वो मुंह होता है। आहार नाल का आगे का भाग मुंह होता है। होता कैसा है पता है आपको सबको? सब रोज अपने मुंह को देखते होंगे। ये कटोरीनुमा अंग है। कैसा है? कटोरीनुमा अंग है, जो मुख गुहा में खुलता है। मुख में ऊपर तो कठोर और नीचे कोमल तालु पाई जाती है। ऊपर आप जीभ को टच करके देखना, बहुत कठोर होता है, और नीचे जीभ जहाँ रहती है वहाँ कोमल पाया जाता है। तो ऊपर तो कठोर होता है और नीचे कोमल तालु होती है। मुंह में पेशियां से जुड़ी हुई, चारों तरफ घूमने वाली एक लपलपाती हुई जीभ पाई जाती है। उस जीभ पर क्या होता है? स्वाद ग्रंथियां होती है, और ये अदर तरफ पर पेनुलम लिंगुम नामक या जिह्वा पेनुलम से जुड़ी रहती है। आपने देखा होगा जीभ आगे से तो खुली है और पीछे से जुड़ी हुई है। जीभ का जो जुड़ा हुआ हिस्सा है ना, वो पेनुलम लिंगुअल कहलाता है। क्या कहलाता है? पेनुलम लिंगुअल कहलाता है। इसे हम जिह्वा पेनुलम के नाम से भी जानते हैं। मुख में 2 मांसल होठ होते हैं। होठों का प्रमुख काम क्या होता है? भोजन को पकड़ना। क्या काम होता है? भोजन को पकड़ना, मुंह को खोलना और बंद करना, भोजन को चबाते समय मुंह से बाहर नहीं आने देना। ये किसके काम है? होठों के काम होते हैं। तो आप यहाँ तक पहले मुंह के बारे में लिख लेंगे। 2 जबड़े हो गए, एक ऊपरी जबड़ा, एक निचला जबड़ा। दोनों जबड़ों में लगभग 16 दांत पाए जाते हैं। दांत भी 4 प्रकार के होते हैं। मुंह में जो दांत पाए जाते हैं वो गर्ददंती प्रकार के होते हैं, यानी मसूड़ों में लगे हुए रहते हैं, इसलिए उनको गर्ददंती प्रकार के दांत कहा गया है। उसको क्या कहते हैं? गर्ददंती प्रकार के दांत कहते हैं। और मनुष्य में 2 बार दांत आते हैं। एक बार दांत आते हैं जिनको दूध के दांत के नाम से जाना जाता है, और दूसरा दांत जब दूसरी बार आते हैं तब तक वो क्या हो चुका होता है? बड़ा हो चुका होता है। उस समय जो दांत आते हैं वो स्थायी होते हैं। दूध के दांतों को अस्थायी दांत के नाम से जाना जाता है। इसलिए मनुष्य में द्विवारदंती दंत व्यवस्था पाई जाती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो मैं आपको मुंह की बात लिखवा देता हूँ एक बार। सबसे पहले लिखेंगे आहार नाल का अग्रभाग मुख होता है। लिखो, आहार नाल का अग्रभाग मुंह होता है। आहार नाल का आगे का भाग क्या होता है? मुंह होता है। ये कटोरनुमा अंग होता है जो मुख गुहा में खुलता है।
यह एक कटोरीनुमा अंग है जो मुख गुहा खांच, अंदर जो ये है ना खांच है, इसको ही मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में खुलता है। नंबर 3 लिख लो कि मुख में ऊपर तो कठोर और नीचे कोमल तालु पाई जाती है। मुंह में ऊपर कठोर तथा नीचे कोमल तालु पाई जाती है। मुंह में एक मांसल क्या होती है, अभी बताया था मैंने, जीभ। ये किससे बनी हुई होती है? पेशियों से बनी होती है, चारों तरफ गति करती है। हाँ, तो क्या लिखेंगे? मुंह में पेशियों से निर्मित चारों तरफ गति करने वाली मांसल जीभ पाई जाती है। मांसल जीभ पाई जाती है। जीभ पर स्वाद ग्रंथियां लगी होती है। बहुत ही सरलीकृत करके आपको लिखाया जा रहा है, बहुत सरल तरीके से लिखाया जा रहा है। अगर आप चाहोगे तो आपको यों का यों समझ में आ जाएगा। जीभ आधार तल पर किससे जुड़ी रहती है? फेनुलम लिंगुअल से जुड़ी रहती है। जीभ आधार तल पर फेनुलम लिंगुअल से जुड़ी होती है। इसे किस नाम से भी जानते हैं? मैंने बताया था जिह्वा लिंगुअल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं इसे हम? पेनुलम लिंगुअल या जिह्वा पेनुलम के नाम से भी जानते हैं। इसे जिह्वा पेनुलम नाम से जानते हैं। दो होठ पाए जाते हैं मुंह पर, दो होठ पाए जाते हैं। होठों का क्या काम है? होठों से भोजन को पकड़ा जाता है। तथा मुंह को खोलना व बंद करना होता है। मुंह में दो जबड़े पाए जाते हैं। दो जबड़े
वह निचला। दो जबड़े पाए जाते हैं जिनमें 16 दांत लगे रहते हैं। मनुष्य में गर्भतंत्री प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में गर्भतंत्री प्रकार के दांत पाए जाते हैं और जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। दो बार दांत आते हैं। एक बार दूध के दांत और दूसरी बार स्थायी दांत। एक बार अस्थायी जिनको हम दूध के दांत कहते हैं। तथा दूसरी बार स्थायी। मुंह के बारे में मैं आपको यहां तक बता चुका हूं। अब इसके बाद आपका नया पॉइंट है दांतों के प्रकार। अब दांत 4 प्रकार के होते हैं। 2 बार दांत आते हैं, द्विबारदंती के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले कृंतक दांत होते हैं जो कुतरने का काम करते हैं। उसके बाद में रदरक दांत होते हैं जो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। तीसरे प्रकार के दांत चवर्णक दांत होते हैं जिनको आखिर चवर्णक के नाम से भी जानते हैं। ये भोजन को बारीक पीसने के काम में आते हैं। और पश्च चवर्णक दांत भोजन को बिल्कुल लिक्विड रूप में बना करके लार के साथ मिलाकर और घाटी द्वार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आज मैं आपको यहाँ तक बता करके ही कक्षा समाप्त कर रहा हूँ। कल मैं आपको दांतों के प्रकार के बारे में लिखवाऊंगा। भोजन का ग्रास नली स्वरयंत्र से आगे बढ़ते हुए आमाशय तक पहुँचने का बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।